रात के करीबन 11:40 हो रहे थे। वेदा सेल के अंदर कैद थे और वहीं बाहर थाने की मेज पर आराम से पैर पसारे कांस्टेबल पाठक सो रहा था, जिसकी आज नाइट ड्यूटी लगी थी। इंस्पेक्टर दीप ने सूरज और बाकी के 3 लोगों के मर्डर के इल्जाम में वेदा को कस्टडी में लिया हुआ था। उन्हें वेदा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, पर जो पिछली रात को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जैसे ही वेदा ने सूरज को गंगाजल पिलाया, उसकी छाती से खून निकलने लगा और उसकी मौत हो गई। उसी शक के बिना पर आज वेदा अंदर थे। वो खुद शॉक में थे। उन्हें ये लगा था कि वो सूरज को बचा लेंगे, पर आखिर ये सब कैसे हो गया और वो कैसे इसमें फेल हो गए। उन्होंने सूरज को गंगाजल भी पिलाया और मंत्र का जप भी किया, तो आखिर कैसे? उनके मन में ये उलझन थी कि तभी उन्हें पायल की आवाज सुनाई दी। कोई धीमे धीमे चलते हुए वेदा की ओर आ रहा था। वेदा ने बाहर की ओर देखा तो एक औरत खड़ी थी, अपने साथ एक बच्ची को लिए। ये वही औरत थी जो इंस्पेक्टर दीप के साथ साथ रहती थी, और ये बच्ची वही थी जो दीप के कंधे पर बैठी रहती थी। वेदा को कुछ समझ नहीं आता कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये है कौन, कि उतनी देर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए वो औरत बोली, मैं जानती हूँ कि आपने कुछ भी नहीं किया और दीप ने धोखे में आपको कातिल समझ लिया और अंदर कर दिया। उनके इस बर्ताव से आप बुरा मत मानिएगा। दरअसल वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो तो हमारे जाने के बाद पछतावे में और गुस्से में उनका स्वभाव ऐसा हो गया है। आप कहना क्या चाहती हो और आप दोनों हो कौन? वेदा खड़े होते हुए बोले। वो औरत थोड़ी रुआसी होते हुए बोली, मेरा नाम सुष्मिता है। मैं इंस्पेक्टर दीप की बीवी हूँ और ये हमारी बेटी रिचा। ये सुन वेदा का दिमाग चलने लगा। अच्छा, तो वो जो सपने में एक बच्ची आई थी वो यही थी, और वो जो शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि दीप था। पर आखिर ऐसा सपना मुझे आया क्यों? उनके मन में और भी उलझने पैदा होने लगी। पहले उन्हें बस शक था, पर अब उन्हें यकीन हो गया था कि जो उनके सपने में उस रात आया था वो कोई और नहीं बल्कि दीप ही था, और वो जो बच्ची थी वो दीप की ही बच्ची थी, जिस पर वो काला कुत्ता हमला कर रहा था और जिसके लिए वो एक पावरफुल एंटिटी भी आई थी। पर आपके साथ ये सब कैसे हुआ और दीप का बर्ताव कैसे बदल गया? आप मुझे थोड़ा अच्छे से बताएंगे? वेदा ने कहा, जिस पर वो औरत वेदा को सारी बात बताती है। दरअसल दीप पहले बहुत हंसमुख और शांत स्वभाव के हुआ करते थे। पहले हम हरदोई में थे, उनकी पोस्टिंग वहां पर थी, पर फिर एक केस आया। एक मर्डर हुआ था और बॉडी को जलाकर फेंक दिया गया था, और दीप इस केस को हैंडल कर रहे थे। उन्हें पता चला कि खून किसने किया है। हरदोई के एक बहुत बड़े नेता थे। ये खून उनके बेटे ने किया था। दरअसल उनकी बेटी का चक्कर एक लड़के के साथ था, और इस वजह से उन्होंने उस लड़के को मरवा दिया और फिर जलाकर फेंक दिया। दीप ने उस नेता के बेटे को अरेस्ट कर लिया, जिस पर उस नेता ने गुंडों की मदद से मुझे और मेरी बेटी रिचा को अगवा करवा लिया और धमकियां देने लगे। ना चाहते हुए भी दीप को ये केस बंद करना पड़ा और नेता के बेटे को छोड़ना पड़ा, पर उस नेता ने अपनी जबान पूरी नहीं करी और हमें अगवा करके ही रखा। दीप ने हमें बचाने के लिए उस जगह पर छापा मारा जहां पर हम कैद थे, पर वहां पर बहुत मुठभेड़ हुई और उसी में रिचा को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई।
ये सदमा मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने भी अपनी जान दे दी, पर हमें मुक्ति नहीं मिली और हम यहाँ वहां भटक रहे हैं। वहीं दीप भी इसी बोझ के तले दबे हुए हैं कि उनकी वजह से हम दोनों की जान चली गई। वेदा सारी बात समझ गई। तो आपको मुक्ति चाहिए, ठीक है। एक बार मैं इन सब झंझटों से मुक्त हो जाऊं तो आपको मुक्ति दिलवा दूंगा, आप चिंता मत करिए। जिस पर नाम में सिर हिलाते हुए ऋचा वेदा की तरफ बढ़ी और बोली, अंकल, मैं चाहती हूँ आप मेरे पापा की मदद करो। उनके पीछे एक बहुत बड़ा डेविल पड़ा है, आप उन्हें बचा लीजिए प्लीज। वेदा एक उलझन में पड़ गई, जिसको सुलझाते हुए दीप की पत्नी ने कहा, ऋचा के कहने का मतलब है कि वो जो ताकतें हैं वो दीप से बहुत गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने दीप को चेतावनी दी थी, पर दीप ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया, जिससे उस ताकत को गुस्सा आ गया है और वो अब दीप को भी मारना चाहती है। आप प्लीज दीप को बचा लीजिए। पर मैं कैसे बचाऊं? वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और अगर मैं इसे बताऊंगा ना कि आप यहाँ पर आए थे और आपने मुझे ये बताया, तो वो उल्टा मुझ पर ही हंसेगा। तो आप बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? वेदा ने कहा, जिस पर दीप की बीवी बताती है, सुनिए, मैं आपको ऐसी बातें बताती हूँ जो सिर्फ हमारी फैमिली वाले जानते हैं और उनके अलावा और कोई भी नहीं। अगर आप ये सब बातें उन्हें बताएंगे तो उन्हें आप पर भरोसा हो जाएगा। आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। और एक और बात, जिसकी तलाश में आप हैं ना, वो आपको बनारस के एक शमशान पर मिलेगा। जो चीजें आप काफी दिनों से सोच रहे हैं वो आपकी सुलझन को दूर कर देगा। बाकी मैं आपको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बता सकती, वरना वो ताकतें हमें नुकसान पहुंचा देंगी। आप प्लीज दीप की मदद करिएगा, अभी हम जाते हैं। इतना बोल वो दोनों गायब हो गए और वेदा के मन में एक और सवाल आ गया कि आखिर वो किसकी बात कर रही थी जिसका वेदा को इंतजार था और वो उन्हें बनारस के एक शमशान में मिलेगा। खैर, एक पल के लिए वेदा उसे नजरअंदाज करते हैं। अब उन्हें जल्द से जल्द इंस्पेक्टर दीप को बुलाना था और ये सारी बातें बतानी थी ताकि वो आजाद हो सके। कांस्टेबल, प्लीज आप इंस्पेक्टर को बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है, वेदा ने कहा। जिस पर आधी नींद में डूबा पाठक बोला, ओ यार सोने देना, कल कर लेना जो बात करनी है तुझे। जिस पर वेदा आवाज को और बढ़ाते हुए कहते हैं, जी बहुत अर्जेंट है, आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए ना। वेदा रिक्वेस्ट करते हैं, पर उस कांस्टेबल पर कोई असर नहीं पड़ता। जिस पर वेदा के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, कांस्टेबल, मुझे मेरा जुर्म कबूल करना है, तो आप प्लीज दीप को बुला दीजिए। ये सुनते ही कांस्टेबल चौंक गया। वो एकदम से खड़ा हुआ और उसने इंस्पेक्टर दीप को कॉल मिलाया। वहीं कुत्तों के रोने की आवाज से परेशान दीप सो नहीं पा रहा था कि तभी उसका फोन बजा। हेलो, हाँ पाठक, क्या हुआ, इतनी रात को कॉल किया? जिस पर उत्सुक पाठक बोला, सर जी, वेदा अपना गुनाह कबूल करने को तैयार है और वो आपको बुला रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। ये सुन एकदम से दीप खुश हो गए और बोले, गुड, एक दिन जेल की हवा खाई और देखो सारा सच निकालने को तैयार हो गया। ऐसा कर, तू चार्जशीट तैयार कर, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इतना बोल दीप ने फोन रखा और वो थाने के लिए रवाना हो गए, जहां वेदा उनका ही इंतजार कर रहे थे।
क्यों वेदा, एक दिन में ही अकल ठिकाने आ गई ना? चलो, अच्छा हुआ तुम हमारी थर्ड डिग्री से बच गए। ये सुन वेदा खड़े हुए और बोले, हाँ वो तो है, पर मेरी एक शर्त है। मैं अकेले में आपसे बात करना चाहूंगा। दीप थोड़ा सा सतर्क होते हैं और पाठक की ओर पलटते हैं। पाठक आंख के इशारे से उन्हें जाने को कहता है। दीप वेदा को अपने कैबिन में लेकर गए और कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा, हाँ वेदा बोलो। वेदा थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं, इंस्पेक्टर, वो दरअसल बात कुछ और है। और ऐसे वेदा ने जो जो आज हुआ वो सब बताया। उनकी वाइफ का आना, उनकी बेटी रिचा और वो सारी बातें, जिस पर दीप दिल मिलाते हुए बोले, इतनी नीच हरकत बस खुद को सही साबित करने के लिए? तुम कैसे मेरे पास्ट को उठाकर खुद को सच्चा दिखा सकते हो? जरूर तुमने कहीं से ये सब पता करवाया होगा और ये सब ड्रामा कर रहे हो। जिस पर वेदा उन्हें शांत कराते हैं और कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बात मानो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी वाइफ ने मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई है जो सिर्फ तुम और तुम्हारे परिवार वाले जानते हैं। मैं तुम्हें वो बताता हूँ, शायद उसके बाद तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाए। और वेदा ने वो बातें दीप को बताई जो उसकी बीवी ने बताई थी। और ये सुनकर दीप की आंखें बड़ी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई चाल है, दीप ने कहा। पर वहीं दूसरी तरफ उनका मन ये भी कह रहा था कि हो सकता है कि ये कोई माया जाल हो, इसलिए वो एक शर्त रखते हैं। अच्छा ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। अभी 12:30 हो रहे हैं, मतलब कि तुम्हारे हिसाब से ये भूतों का समय है ना? तो तुम मेरे साथ कब्रिस्तान में चलो और मुझे भूत दिखाओ। अगर तुमने मुझे भूत दिखा दिया तो मैं इन सब चीजों को मान जाऊंगा, और अगर नहीं दिखाया ना तो थर्ड डिग्री छोड़ो, मैं तुम्हें 10th डिग्री दूंगा, समझे? वेदा कुछ देर सोचते हैं और हाँ में सिर हिलाते हैं। दीप वेदा को अपने साथ एक कब्रिस्तान में लेकर गए और उनसे कहने लगे कि वो उन्हें भूत दिखाए। और वेदा उन्हें भूत दिखाने के लिए तैयार भी थे।